नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अलग तरह के सफर पर निकलने वाले हैं, समाज को समझने का सफर। असल में जब हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो यह इतिहास या विज्ञान जैसे बाकी विषयों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कोई कोरी स्लेट नहीं होते। हम सब पहले से ही इस समाज का एक जीता जागता हिस्सा हैं। और सच कहूँ तो यही बात इस विषय को इतना मजेदार और थोड़ा पेचीदा भी बना देती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्या हम वाकई अपने समाज को जानते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि हाँ, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हम इसी समाज में पले बड़े हैं। तो एक तरह का सामान्य ज्ञान या कहें कि कॉमन सेंस हमारे अंदर पहले से होता है। बिना किसी किताब को पढ़े ही ऐसा महसूस होता है कि हमें समाज के बारे में सब पता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो जानकारी सच में पूरी तरह सही होती है? इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज के इस विश्लेषण में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे समाजशास्त्र और हमारे सामान्य ज्ञान के बीच के फर्क से। इसके बाद हम समझेंगे समाज में हमारी अपनी जगह, व्यक्तिगत और सार्वजनिक मुद्दों का तालमेल, भारतीय समाज का असली ढांचा और आखिर में बात करेंगे असमानता और विविधता जैसे गहरे विषयों की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, समाजशास्त्र बनाम हमारा सामान्य ज्ञान। सच कहें तो समाज को सही मायनों में समझने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी ही पहले से बनी हुई धारणाएं और मान्यताएं हैं। देखिए, होता क्या है, हमारा जो सामान्य ज्ञान है ना, वो हमने अपने आसपास के माहौल से बस ऐसे ही सीख लिया है। वो अक्सर हमारे अपने छोटे से सामाजिक दायरे तक सीमित होता है और उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह यानी बायस छिपे होते हैं। इसके ठीक उलट समाजशास्त्रीय ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक, निष्पक्ष और आलोचनात्मक होता है। यह हमें सिर्फ वो नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो दिखाता है जो असल में है, पूरी की पूरी तस्वीर। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही शानदार मिसाल दी जाती है। एक स्वेटर को नए सिरे से बुनने के लिए पहले पुरानी बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। बिल्कुल सटीक बात है। समाजशास्त्र के साथ भी यही होता है। समाज की असली हकीकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने उस पुराने कॉमन सेंस वाली बुनाई को उधेड़ना पड़ता है, जिसे हमने अब तक परम सत्य मान रखा था। अब जब पुरानी बुनाई उधेड़ने की बात हो ही गई है, तो आइए दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। समाज में हमारा अपना स्थान। सामाजिक रिश्तों के इस इतने बड़े जाल में आखिर हम खड़े कहाँ हैं? अपनी सही जगह पहचानने के लिए एक बहुत ही खास टूल की जरूरत होती है। इसे आत्मवाचक या सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खुद को एक बाहरी इंसान की नज़र से देखने की क्षमता। अपनी ही तारीफ करने या आत्ममुग्ध होने के बजाय खुद का और अपने आसपास के माहौल का एकदम निष्पक्ष और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। एक तरह से खुद को समाज के आईने में देखना, लेकिन किसी और की नज़रों से। अब जरा एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा युवाओं का है। ये एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकीय सच्चाई है। और यकीन मानिए, इतनी बड़ी युवा आबादी का होना ही ये तय करता है कि एक समाज के तौर पर हम भविष्य में किस दिशा में जाने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारा सामाजिक नक्शा है, ये सिर्फ उम्र से नहीं बनता। उम्र और पीढ़ी के साथ साथ हम किस क्षेत्र से आते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, हमारा आर्थिक वर्ग क्या है, हमारा धर्म, हमारी जाति और जनजाति, ये सब आपस में मिलकर एक बहुत ही जटिल पहचान बनाते हैं। और समाजशास्त्र हमें यही समझाता है कि ये सभी चीजें मिलकर इस विशाल समाज में हमारी जगह कैसे तय करती हैं। चलिए, अब हम तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक मुद्दे। ये एक ऐसा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो एक अकेले इंसान की जिंदगी को सीधे तौर पर बड़े सामाजिक ढांचे से जोड़ता है। यहाँ सबसे अहम विचार मशहूर अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का है। उनका कहना बड़ा ही तार्किक है। वो कहते हैं कि जिन बातों को हम अक्सर अपनी निजी परेशानी मान लेते हैं, जैसे कि भविष्य में नौकरी जाने का डर या परिवार के अंदर होने वाला तनाव, वो सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। असल में ये बड़े पैमाने पर समाज में चल रहे ढांचागत सार्वजनिक मुद्दों का ही एक हिस्सा होती हैं। समाजशास्त्र हमें इन्हीं दोनों के बीच के इस छुपे हुए कनेक्शन को देखना सिखाता है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक का ये कनेक्शन समझने के बाद आइए भाग 4 पर चलते हैं, भारतीय समाज की संरचना।
आखिर वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर हमारा ये पूरा देश टिका हुआ है? अगर हम इस ढांचे को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है जनसांख्यिकी, यानी हमारी तेजी से बढ़ती आबादी और युवाओं का वो बड़ा हिस्सा जिसका हमने अभी जिक्र किया था। दूसरा स्तंभ है हमारी प्रमुख संस्थाएं, जैसे कि जाति व्यवस्था, जनजातियां और हमारा परिवार, जो समय के साथ लगातार बदल रहे हैं। और तीसरा है बाजार, जो सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ताकतवर सामाजिक संस्था है, जिस पर औपनिवेशिक काल और आधुनिक दौर की नीतियों की गहरी छाप है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जानने के बाद अब वक्त है भाग 5 का, असमानता और विविधता। ये शायद हमारे समाज का सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण पहलू है। ये एक कड़वा सच है कि समाज सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि वो भारी असमानताएं भी पैदा करता है। जाति व्यवस्था का सदियों पुराना बोझ, जनजातियों को मुख्य धारा से अलग कर देना, लैंगिक आधार पर होने वाला भेदभाव और दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली रोजमर्रा की मुश्किलें, ये सब कोई प्राकृतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि ये समाज की ही बनाई हुई गहरी खाइयां हैं। और इसीलिए इन्हें पाटने के लिए लगातार सामाजिक आंदोलनों और सुधारों की सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो है इसकी विशाल क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक विविधता। असली चुनौती ये नहीं है कि हम अलग-अलग हैं। असली चुनौती ये है कि हम इस विविधता का जश्न कैसे मनाएं, वो भी बिना सांप्रदायिकता या कट्टर क्षेत्रवाद के जाल में फंसे। हमें एक ऐसा शानदार संतुलन खोजना है जहां हर पहचान जिंदा रहे और देश भी पूरी तरह एकजुट रहे। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इतनी विशाल विविधता वाले इस देश में हर एक अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे? ये सिर्फ पूछने भर के लिए एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे साझा भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक समाज का सबसे कमजोर हिस्सा खुद को सुरक्षित नहीं मानता, तब तक हम समाज को न तो पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही उसे बेहतर बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।